हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइज, अभी फेज 2 में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। काफ़ी लोग शायद बहुत ही सेलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं बिकॉज टाइम की कमी है, सो दैट दे कैन हैव द बेस्ट शॉट एट द एग्ज़ाम। वैसे मैं इतना बता दूं कि आप जितना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितना डिटेल में पढ़ेंगे, उतना चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप कोई भी मिथ मत रखना कि कम पढ़ के सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, बट देयर वुड बी अ चांस। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हमें सेलेक्टिव पढ़ना है तो ऐसी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है जिसको हमें ज़्यादा टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि वहां से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा मार्क्स का पेपर आएगा। प्रोबेबिलिटी है, गारंटीड नहीं है कि यहीं से पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि फिर ये वीडियो देखकर बोले कि बस अब यही पढ़ना है। बट हाँ, अगर टाइम कम है तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। रेस्ट तो देखिए आरबीआई के हाथ में है, वो किस तरह का एग्जाम डालते हैं, उनका डिस्कशन है। कई बार एग्जाम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। और अगर आप आरबीआई 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019। इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और इसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी आरबीआई को क्रैक करने के लिए, अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज दैट यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन। अब 2026 में ईएसआई और एफएम में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बताने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि फेज 2 में लास्ट ईयर क्या क्या ऐसा हुआ था जो वर्थ नोटेबल था। सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट देखें जो लास्ट ईयर आई थी, मैनेजमेंट का वेटेज बहुत ही कम था। स्टैटिक में, ठीक है, स्टैटिक में आउट ऑफ सॉरी ऑब्जेक्टिव में, स्टैटिक नहीं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैनेजमेंट वाज जस्ट 13 आउट ऑफ 50 मार्क्स। ज्यादातर ये 25 मार्क्स तक आती थी आउट ऑफ 50 और बाकी 25 फाइनेंस को जाता था। बट मैनेजमेंट का वेटेज बहुत कम था ऑब्जेक्टिव पेपर में। और सब्जेक्टिव पेपर में भी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 6, जबकि पहले 3 क्वेश्चन आते थे। तो काफी लोग सिर्फ मैनेजमेंट के ही अच्छे से पढ़ के जाते थे कि सब्जेक्टिव में 6 में से 3 तो मैनेजमेंट के कर लेंगे, बाकी एक फाइनेंस का कर लेंगे। लेकिन लास्ट ईयर ये थ्योरी गलत हो गई। फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में आपके करंट अफेयर्स, ठीक है, फाइनेंस का जो पेपर था करंट अफेयर्स, उसमें 0 मार्क्स के आए थे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, 0 नंबर के करंट अफेयर्स आए थे, जबकि उससे पहले 12 से 15 नंबर के आते रहे हैं। तो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव में 0 नंबर के आए। और दूसरी चीज जो काफी ज्यादा शॉकिंग थी, जो काफी सालों के बाद देखने को मिली, कि जो न्यूमेरिकल थे वो 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ गए, जबकि 2025 से पहले 3-4 साल में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ठीक है। और तीसरी चीज, अगर हम ईएसआई का पेपर देखें तो स्कीम्स का वेटेज बहुत हाई था, अराउंड 30 मार्क्स के स्कीम आए थे, जबकि 2024 में सिर्फ 8 नंबर के स्कीम्स आए थे। तो ये जो लोग 2025 को 2024 समझकर तैयारी कर रहे थे, 2024 के पैटर्न को समझकर तैयारी कर रहे थे, उनको काफी शॉकिंग लगा होगा। एज अ मेंटर मुझे तो पता है कि आरबीआई विल सरप्राइज यू एवरी ईयर। सरप्राइज क्या मतलब, वो हम सरप्राइज मान लेते हैं, अल्टीमेटली तो आरबीआई हर बार पेपर चेंज करेगा, पेपर डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं है कि इस बार भी स्कीम्स 30 नंबर की आएंगी, क्या पता सिर्फ 10 नंबर की आए, रिपोर्ट्स 30 नंबर की आ जाए। तो हमें ये सरप्राइज लगता है, बट एज एन एंटिटी सेटिंग द एग्जाम दे आर फ्री। उनके पास बहुत सारा सिलेबस है, सिलेबस में से कभी कुछ डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे। तो हर 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 साल हमें पैटर्न तो वेरी वेरी दिखेगा ही कि अलग अलग आ रहा है, बट वो सरप्राइज उन्हीं को लगेगा जो सिर्फ लास्ट ईयर के पैटर्न को समझकर तैयारी कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो सिलेबस से बाहर था। ठीक है, सिलेबस के अंदर से ही था, बट हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा तो हमें ये सरप्राइज लगने लगता है। तो मैं यही बोलूंगा सबसे पहले कि जितना ज्यादा पढ़ पाए उतना बढ़िया है। सेलेक्टिविटी इज गुड until you see those questions in the exam from the chapters which you would have left। चलिए, अब सबसे पहले एफएम में हम जानते हैं कि 50 नंबर का तो मैनेजमेंट आएगा। मैनेजमेंट में अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो मैनेजमेंट में कोई कुछ भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा ही इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हेयर आई वांट टू स्कोर यू इन अ रेंज ऑफ 40 टू 45 आउट ऑफ 50। तो कोई चैप्टर छोड़ने का तो मतलब ही नहीं होता है, हमें सारा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, ठीक है, फाइनेंस इज द मिक्सचर ऑफ स्टैटिक एंड करंट, जिसमें ऑलमोस्ट 50% स्टैटिक और 50% करंट ट्रेडिशनली आता रहा है। लास्ट ईयर हालांकि करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं आए थे ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो फाइनेंस में हमारा अराउंड अबाउट
स्टैटिक आएगा और कुछ 12-15 मार्क्स का। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा आया था जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैनेजमेंट कम आया था, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे। अब स्टैटिक में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? स्टैटिक में जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये वाले हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज, ये अकाउंटिंग के बारे में है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, functions of RBI, fiscal policy, financial institutions, banking system and NBFCs, and alternate sources of finance। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, ये हमारे कोर चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे और अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो आपकी फाइनेंस की अच्छी समझ हो जाएगी। साथ में ये न्यूमेरिकल्स, जैसा मैंने बताया 2025 में 6 मार्क्स के आए थे, तो न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए बॉन्ड्स चैप्टर जो कि आपका बेसिकली इसमें आ जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। डेरिवेटिव्स चैप्टर, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में है। फिर रेशोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और ये वाले चैप्टर भी आपके रेशोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में है। तो जब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें, इन चैप्टर्स में से आप न्यूमेरिकल्स जरूर कर लें, ठीक है जी। और फिर कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में। करंट अफेयर्स में जो चीज सबसे ज्यादा आ रही है पिछले दो जो आप साइकिल देखेंगे, सेबी की नोटिफिकेशंस काफी पूछी जा रही हैं। तो ये हमारे कोर्स में जो आपका जीए प्लस फाइनेंस सेक्शन है करंट ऐप में, वहां पे आपको मिल जाएंगी। साथ में आरबीआई की नोटिफिकेशंस पढ़ लेना, हालांकि इनका वेटेज काफी कम है पिछले 2 साल में, बट स्टिल इट कैन बी अ सरप्राइज। और कोई भी न्यूज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है वो भी आप पढ़ जाइएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा एनी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, जैसे डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस में कुछ चेंज होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोई नया इनिशिएटिव सरकार लेती है, कैपिटल मार्केट्स में कुछ करती है, तो उन चीज़ों को भी आपने पढ़ के जाना है। स्कीम्स एनीवेज अभी फाइनेंस में नहीं पूछी जाती हैं। फिर कुछ रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है जो ऑब्जेक्टिव में शायद कम आए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में रिपोर्ट्स में से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? एक तो जी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट हो गया, आरबीआई का करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट हो गया, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट हो गया, और इसके अलावा कोई भी आरबीआई का रिपोर्ट जो सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे लास्ट ईयर एक एआई पे रिपोर्ट एग्जाम में पूछी गई थी, अब एआई आपका रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो एआई वाज पार्ट ऑफ योर सिलेबस और उस पे आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये रिपोर्ट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, खास करके डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इनमें से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ईएसआई का देखें तो ईएसआई ज्यादातर करंट बेस्ड रहता है, स्टैटिक ज्यादा नहीं आता है। स्टैटिक में अगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं ईदर फॉर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये चैप्टर्स आपने रीड कर लेने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि क्या बाकी चैप्टर्स मैं छोड़ दूं? आंसर इज नो, ठीक है। ये मेन चैप्टर्स हैं जो समझने वाले हैं। बाकी चैप्टर्स में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर मल्टीकल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, उससे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड्स पे क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर्स मेन चैप्टर्स हैं, समझने वाले हैं, बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बाकी चैप्टर्स में से भी आ सकते हैं, तो उनको एक बार रीडिंग देनी है। जस्ट थिंकिंग दैट दीज आर ऐसे टॉपिक्स, जेंडर इश्यूज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, उनको हमें छोड़ना नहीं है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव में 3 एरियाज मेनली पूछे जाते हैं: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, या ईएसआई के कुछ और करंट अफेयर्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन से, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ने हैं। इनका वेटेज चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर स्कीम्स मैं पहले गलत बता गया, 30 मार्क्स की आई थी, 21 मार्क की आई थी, सॉरी, ठीक है, पहले मैं गलत बता गया था। तो
उससे पहले ये सिर्फ 8 मार्क्स की आई थी, लास्ट ईयर रिपोर्ट्स 6 मार्क्स की आई थी, उससे पहले ये 25 टू 30 मार्क्स की आई थी। तो वेटेज चेंज होता रहेगा, आप इस वेटेज पे मत जाइएगा कि रिपोर्ट्स छोड़ देते हैं, स्कीम्स पढ़ लेते हैं, दोनों पढ़ के जाइएगा। यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ईयर से रिलेटेड करंट अफेयर्स तो पढ़ के जाने ही है, ठीक है। और लास्ट ईयर तो उन्होंने क्या किया था, फाइनेंस के कुछ करंट अफेयर्स ईएसआई के पेपर में पूछ लिए, ठीक है, बट फाइनेंस करंट अफेयर्स लोगों ने पढ़ रखे थे, एज्यूमिंग कि वो फाइनेंस में आएंगे, फाइनेंस में तो आए नहीं, ईएसआई में आ गए। बट दैट थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। तो ये ईएसआई में हमें करंट अफेयर्स में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, ठीक है, तो एडिटोरियल जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे ईएसआई हो चाहे एफएम हो, जितने एडिटोरियल्स पढ़ पाएंगे उतने पढ़ लीजिएगा। आपके कोर्स में हमने एक डिस्क्रिप्टिव बेस्ड करंट अफेयर्स का भी फोल्डर बनाया है, उसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस डाले हैं जो करंट अफेयर्स पे पूछे जा सकते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ईएसआई में भी इन रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऐड कर लीजिए, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दोनों चीजें आप ऐड कर लीजिए, ठीक है जी। इन रिपोर्ट्स में, ईएसआई में, इन दो रिपोर्ट्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक अलग स्किल है जिसके लिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप इस तरह के माइंड मैप बना लीजिए, ठीक है, ताकि रिकॉल में आपको हेल्प करें डिस्क्रिप्टिव के लिए, अगर आपके पास टाइम है। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स मत करें, काफ़ी बार टाइपिंग में हमसे स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, दो वी नो दी स्पेलिंग। तो make sure that whenever you write, after that you check your spelling so that consciously you can acknowledge the fact that you are writing some spellings wrong or you are making some grammatical errors, though you know the correct spelling and grammar, but ये टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है। टाइपिंग स्पीड को डिसेंट रखें, क्वेश्चन छोड़ना सुसाइडल होगा। वर्ड लिमिट्स एग्जाम में काफी बार फ्रीज रहती हैं। फ्रीज मतलब कि जैसे अगर 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो शायद 400 वर्ड्स के बाद आप और लिख नहीं पाएंगे, फ्रीज हो जाएगा। तो काफी बार होता है कि 400 वर्ड्स लिख लिए, फिर लगता है यार कंक्लूजन तो अभी लिखा नहीं था, फिर आप वापस काटेंगे, दोबारा लिखेंगे, इट्स जस्ट अ टाइम वेस्टेज। सो लर्न टू राइट विद इन दी वर्ड लिमिट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, ताकि ये दिक्कत हमें बाद में ना आए। क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना प्रीशियस एग्जाम में बैठकर। टॉपिक वाइज फॉर्डर जरूर बना लें। जैसे अगर आपने हेल्थ का एक टॉपिक पढ़ा है, उस पे आप चाहते हो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं रिमेंबर करूं जो मैं अपने आंसर्स में लिख के आ सकूं, तो इस तरह से कुछ करंट अफेयर बेस्ड पॉइंट्स लिख लीजिए। इट कैन बी फ्रॉम अ रिपोर्ट, इट कैन बी ऑन अ स्कीम, इट कैन बी फ्रॉम अ सर्वे। ऐसा आप लिख लेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे हेल्थ या पॉवर्टी रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। रेदर आप हर टॉपिक पे ऐसे 7-8 पॉइंट्स याद रखेंगे, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप उसको अच्छे से एग्जाम में यूज कराइएगा बस, ठीक है। और बाकी इन्हीं टॉपिक्स पे, जो आपके टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी, हेल्थ, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, जेंडर इश्यूज, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, आप इन पे ये वाली चीजें भी प्रिपेयर कर लीजिए कि इन पे क्या क्या रिफॉर्म्स लिए हैं गवर्नमेंट ने पास्ट में, क्या क्या चैलेंजेस हैं, करंटली क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ डेटा बेस्ड चीजें जो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि आप ऐसे कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए। बाकी उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स अगर हैं, ठीक है, और फिर उसका कोई सोशल, इकोनॉमिक, लीगल या पॉलिटिकल एंगल है वो भी आप लिख लीजिए, ताकि हर टॉपिक पे आपके अगर ऐसे नोट्स तैयार होंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम कीबोर्ड नहीं मिलेगा, और सेम कीबोर्ड नहीं होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो घर पे ही आदत मत डालिए कि मैं इसी कीबोर्ड पे लिख सकता हूँ या तेज लिख सकता हूँ। तो अलग अलग कीबोर्ड यूज कीजिए सो दैट यू आर यूज टू टाइपिंग ऑन एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड। बाकी वैल्यूएशन जरूर करवाइए। काफी लोग सिर्फ लिखते रहते हैं, वैल्यूएट नहीं करवाते, एज्यूम करते हैं कि वो जो लिख रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट हो रही है। इंप्रूवमेंट होती है, बट आई थिंक टू मेक दैट नो किलिंग, लास्ट थिंग आपको इवैल्यूएट करवा लेना चाहिए, ताकि जो भी आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं वो भी इंप्रूव हो जाएं। वाई टू टेक अ रिस्क
व्हेन वी आर सर्टन कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा सेलेक्ट होने का एक अच्छा चांस है। तो वैल्यूएशन ज़रूर कराइए, ज़रूरी नहीं है कि 5-6 कॉपीज़ करवानी है, 1-2 कॉपीज़ करवा के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है। और एक आंसर डेली आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए। बेटर है कि आप ज़्यादा लिखें बट एटलीस्ट एक तो लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप अभी कोर्सेज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे edutab.in पे, ठीक है, edutab.in टाइप कीजिए, कोर्सेज में जाइए, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाकर 2026 के लिए हमारे 3 स्पेशल कोर्स चल रहे हैं। फेज 2 रामबाण है, जिसमें हमने बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में एक सिंगल पीडीएफ दिया है आपको, एक सिंगल पीडीएफ एफएम का, सिंगल पीडीएफ सॉरी फाइनेंस का, सिंगल पीडीएफ मैनेजमेंट का, सिंगल पीडीएफ ईएसआई का, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिर्फ एफएम, अगर आप ये कंप्लीट रामबाण है, अगर आप सिर्फ एफएम लेना चाहते हैं, क्योंकि ईएसआई काफी लोगों ने पढ़ा होता है, तो फेज 2 एफएम रामबाण भी है। इसमें सिर्फ एफएम का एक सिंगल पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, साथ में एमसीक्यूज तो मिलेंगे ही दोनों कोर्सेज में, और करंट अफेयर्स के लिए भी आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे दोनों कोर्सेज में, और 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे दोनों कोर्सेज में। फिर इंग्लिश लाइव इवैल्यूएशन का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे लाइव इवैल्यूएशन का कोर्स है, जो हम लॉन्च कर चुके हैं। इसमें 23 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और नरवीर सर लाइव पढ़ाएंगे और लाइव इवैल्यूएशन करेंगे। आपको क्लास में आके ही लिख के लाना पड़ेगा, जो भी असाइनमेंट होगा वहीं पे वो इवैल्यूएट करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या आपकी इंप्रूवमेंट्स हैं, और बाकियों को भी आप देख सकते हो कि कैसे वो अच्छा लिख रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ये 3 कोर्स हैं विच इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर फेज 2। इससे आपको काफ़ी बूस्ट मिल सकता है आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन में, अगर आपको लगता है कि आप फेज 1 क्लियर करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।